ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द हिस्ट्री कि यूएस एंड यूरोपियन रिलेशंस, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है। सो यूएस एंड यूरोपियन रिलेशंस में हमने क्या पढ़ना है कि डिविजेंट फैक्टर्स कौन कौन से हैं। थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो है वो ले लेते हैं कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या था। जब आप उसको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखते हो तो यूएस एंड यूरोप के दरमियान जो कॉपरेशन एंड कोलैबोरेशन का सिलसिला है वो आपको वर्ल्ड वॉर वन के टाइम फर्स्ट टाइम दिखाई देता है। ठीक है। वर्ल्ड वॉर वन के टाइम फर्स्ट टाइम आपने देखा कि यूएस एंड यूरोपियन वर्ल्ड जो था, पर्टिकुलरली उस टाइम की जो मेजर यूरोपियन कंट्रीज थी, ठीक है, जो कि जायरा एक तरफ तो डिफरेंट एम्पायर्स थी, उनकी तरफ नहीं। ठीक है। बाकी जो एम्पायर्स थी, सॉर्ट ऑफ यूके के एम्पायर थी, तो उस टाइम यूके नहीं उसको जायरा कहते थे, आपको ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता था। ठीक है। सो वहां पर वर्ल्ड वॉर वन में कोलैबोरेशन दिखाई दी, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज में, क्योंकि इसकी एक इडियोलॉजिकल एफिनिटी पाई जाती थी। ठीक है। फिर वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो एक ऑर्डर डिसाइड हो रहा था जिसमें लीग ऑफ नेशन का आइडिया दिया गया, उस टाइम भी यूएस एंड यूरोप के साथ जो रिलेशंस थे वो थोड़ा सा कॉपरेशन के ऊपर या फिर एटलीस्ट एंगेजमेंट के ऊपर बेस करते थे। फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर टू हुई। वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो है यूएसए के यूरोप के साथ रिलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाते हैं ड्यू टू द आइडिया ऑफ मार्शल प्लान। ठीक है। क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू के बाद यूरोप जो था इट वाज डेvastated, और उस डेवस्टेशन की वजह से यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने मार्शल प्लान के तहत इकोनॉमिक एड दी इनको। ऑल्दो वो मार्शल प्लान के तहत जो इकोनॉमिक एड दी गई इनको, वो ये पोर्ट्रे किया गया कि ये इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, लेकिन हकीकतन हुआ क्या, हकीकतन इस वजह से दिया गया था ताकि वो कोल्ड वॉर के ब्लॉक में ना फॉल कर जाए। सो कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इवन आफ्टर द पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू हमें एक इंगेजमेंट इनके दरमियान दिखाई देती थी, मगर आजकल वो इंगेजमेंट नहीं है। ठीक है। आजकल इनके दरमियान रिलेशंस अच्छे नहीं है। ठीक है। पर्टिकुलरली अंडर द ट्रम्प 2.0। सो इवन आप देखते हो पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू जो ऑर्डर था वहां पे भी ये यूएसएसआर को काउंटर कर रहे थे, तो इकट्ठे कर रहे थे फैसल। ठीक है। इवन जो रिसेंट चाइना को कंटेन करना था, तो जो बाइडन के अंडर जो है ये सारे यूरोपियन कंट्रीज के जो लोग थे मिल के जो है कंटेन करना चाह रहे थे। लेकिन अभी जब से ट्रम्प पावर में आया तब से रिलेशंस आर स्ट्रेंज। सो दिस इज आवर टॉपिक। ठीक है। जो अभी तक हमने पढ़ा वो हमारा टॉपिक नहीं था। ठीक है। हमने एक थोड़ा सा हिस्टोरिकल उसका टच लिया। सो हमारा आज का टॉपिक क्या है कि सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में रिलेशंस कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, ओवरऑल पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में रिलेशंस कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में रिलेशंस कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है। ये हमारा जो है वो आज का टॉपिक है। सो टॉपिक है जी कि डाइवर्जेंस इन ट्रांस अटलांटिक रिलेशंस अंडर ट्रम्प 2.0। ठीक है। डाइवर्जेंस इन ट्रांस अटलांटिक रिलेशंस अंडर ट्रम्प 2.0। ठीक है। अंडर ट्रम्प 2.0, कि भाई ट्रम्प 2.0 के अंडर जो है डिविजन्स कैसे कैसे एग्जिस्ट कर रही है। सो वी हैव टू डिस्कस दोज फैक्टर्स। सिक्योरिटी। ठीक है। पहला फैक्टर है सिक्योरिटी डोमेन, जिसमें लिखें नेटो कमिटमेंट्स। ठीक है। लिखिएगा मेरे बच्चों कि सिक्योरिटी डोमेन या फिर नेटो कमिटमेंट्स। ठीक है। सिक्योरिटी डोमेन, सिक्योरिटी डोमेन या फिर नेटो कमिटमेंट्स। ठीक है। सिक्योरिटी डोमेन या फिर नेटो कमिटमेंट्स। ठीक है। अब हमने क्या डिस्कस करना है, हमने फैक्टर्स ऑफ डिवर्जेंस डिस्कस करने हैं। नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। दिस इज द डिफेंस अलायंस। ठीक है। डिफेंस अलायंस, नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सर ट्रांस अटलांटिक डिफेंस अलायंस, ट्रांस अटलांटिक डिफेंस अलायंस। ठीक है। जो कि बनाया गया कब, इट वाज फाउंडेड इन 1949। ठीक है। 1949 में बनाया गया फॉर द कंटेनमेंट ऑफ यूएसएसआर, फॉर द फॉर द कंटेनमेंट ऑफ यूएसएसआर। सो नेटो क्या है, नेटो इज अ डिफेंस अलायंस। ठीक है। which was founded in 1949 for the containment of यूएसएसआर। और तब से लेकर अब तक इनके दरमियान जो है एक कोलैबोरेशन दिखाई देती है। सो यहाँ पर अब अप्रोच ये होगी कि जो हमारी होती है, पहले मैं समझा दूंगा फिर उसके बाद लिखवाऊंगा, प्लीज फिर लिख लेना। ठीक है। ठीक है। यहाँ तक जो चीजें हमने डिस्कस की हैं, कोई मसला तो नहीं है किसी को? ठीक है इरा। ठीक है शानज़। ओके सवेरा, थैंक यू। चलो। चलो। अच्छा। ओके जावेदा। ठीक है। सो
पॉइंट ये है कि अब पहले मैं समझा दूंगा फिर मैं लिखवा दूंगा, मेरी बात को समझना है बच्चों। जो नेटो अलायंस है, वहां पे सबसे ज्यादा डिफेंस स्पेंडिंग, सबसे ज्यादा जो सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है सिक्योरिटी ब्रीचेस के ऊपर, सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, वो यूएसए की थी। ठीक है, वो यूएसए की थी। एंड यूएसए वाज क्वाइट ओके विद दिस आइडिया अंटिल 1991। ठीक है, उस टाइम तक वो ओके था। लेकिन 1991 के बाद यूएसए में इशू ये था कि उसका एनिमी जो था वो तो न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है, लेकिन फिर भी जो यूरोप के डिफेंस की जिम्मेदारी थी वो यूएसए के पास थी। कुछ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये जो मार्शल प्लान था, ये जो नेटो का बनना था, उससे मुराद ये नहीं था कि सिर्फ इन्होंने कोल्ड वॉर में कोलैबोरेट करना था। नेटो से मुराद ये है कि यूरोप के डिफेंस की जिम्मेदारी यूएसए के पास थी। और नेटो में मेन जो प्रॉब्लम था वो फंडिंग का था। ठीक है, तकरीबन 2% ऑफ द जीडीपी, हर रियासत 2% ऑफ द जीडीपी जो है उसका शेयर जो है, उसका शेयर जो है वो देती थी। ठीक है, उसका शेयर जो है वो देती थी। और फिर क्योंकि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है ना, ठीक है, तो अब जब इतनी सारी रियासतें उसका पार्ट हैं तो इट मीन्स कि हर रियासत ने 2% ऑफ द जीडीपी देना था। और उसमें से भी यूरोप की काफी सारी रियासतें वो चंदा नहीं दिया करती थी, वो 2% नहीं दिया करते। और सारा का सारा बर्डन जो है वो यूएसए के ऊपर आता था। ठीक है, जब डोनाल्ड ट्रम्प पिछले 10 ईयर में पावर में आते हैं, डोनाल्ड ट्रम्प जब पिछले 10 ईयर में पावर में आते हैं, सो उस टाइम पावर में आने के बाद वो कहते हैं कि हमें इस आर्टिकल को अमेंड करने की जरूरत है, आपको फंडिंग बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, आपको फंडिंग बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि ट्रम्प जो है फर्स्ट टर्म में जब आता है तो वो कहता है अमेरिका फर्स्ट। ठीक है, यानी कि अमेरिका फर्स्ट से मुराद ये है कि ट्रम्प कहते हैं कि भाई मैं अपने इन्वेस्टमेंट, अपने जो सॉर्ट ऑफ डॉलर्स हैं वो किसी और के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर क्यों इन्वेस्ट करूं जबकि मेरा एनिमी ही न्यूट्रलाइज हो गया। और ट्रम्प की पॉलिसी थी नॉन इंटरवेंशनिज्म की। ऑल तो बस ये नाम की थी, जैसे अभी भी वो कहता है कि नॉन इंटरवेंशनिज्म है, लेकिन आपको इंटरवेंशनिज्म फिर भी दिखाई देती है हर जगह के ऊपर। ठीक है, सो उसने क्या किया, उसने इस अलायंस को शिफ्ट किया, उसने कंडीशनल कर दी सिक्योरिटी। बात को समझ लेना, फिर मैं लिखवा दूंगा ये सारे पॉइंट, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, प्लीज मेरे साथ चलिएगा। ये लिख रहे हो अभी भी? लिख, ठीक है, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, प्लीज प्लीज। अच्छा, सो पहला पॉइंट क्या है, कंडीशनल सिक्योरिटी गारंटी थी। ठीक है, मतलब इसने ट्रम्प ने क्या किया कि भाई मेरी सिक्योरिटी गारंटी कंडीशनल होगी अगर 5% आप बजट सारे दोगे, जीडीपी डिफेंस स्पेंडिंग आपकी 5% होगी तो फिर भाई जो है इस अलायंस में रहेगा, अदरवाइज मैं विदड्रॉल कर लूंगा नेटो से। ठीक है, अच्छा, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये है कि इसने ना, मेरी बात को समझना फैसल, इसने जो रिलेशंस थे वो ट्रांजैक्शनल कर दिए। क्या किया, रिलेशंस ट्रांजैक्शनल कर दिए, जबकि इससे पहले जो थे ना, ठीक है, इससे पहले, ट्रम्प से पहले वाले जो रिलेशन थे वो ट्रांजैक्शनल नहीं थे। ट्रांजैक्शनल क्या होते हैं कि फैसल ने अगर मुझे कुछ दिया बदले में मैं फैसल को कुछ दूंगा, फैसल मेरी हेल्प करेगा तो मैं बदले में फैसल की हेल्प करूंगा। ठीक है, यानी कि इस तरीके से हम लोग जो है चलेंगे। लेकिन लेकिन हाँ जी बिल्कुल ऐसा है, गिव एंड टेक। लेकिन मसला ये था कि यूरोप की सिक्योरिटी, आपने वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 और वो सारा देखा, वहां पे तो सिर्फ गिव ही गिव था ना यूएस की तरफ से। ठीक है, और यूरोपियन प्रेसिडेंट्स दिया करते थे। सो ट्रम्प ने आके कहा कि भाई ये नहीं होगा, मतलब अगर आपको, उसने कहा कि सिक्योरिटी चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, तो फिर आपको जो है सॉर्ट ऑफ, पहले तो अपनी जो सॉर्ट ऑफ 5% डिफेंस स्पेंडिंग है वो बढ़ानी होगी। ठीक है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शनल कर देगा। अच्छा, फिर उसने, जो ट्रम्प की ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, वहां पर भी आपको सॉर्ट ऑफ ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो कि कंजर्वेटिव हैं। इससे पहले जितने भी प्रेसिडेंट्स आए, फालतू वो होते थे कंजर्वेटिव, लेकिन इतने नहीं होते थे। जब आप कंजर्वेटिव लोगों से अपनी कैबिनेट, अपनी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है कंजर्वेटिव लोगों से भर दोगे, ठीक है, सो इट, वहां पे एक तो ये, दूसरा कंजर्वेटिव जैसे भी जितने भी लोग होंगे वो इवेंचुअली जो है दूसरी कंट्रीज के अगेंस्ट हेट्रेड रखते हैं। और ये जो दूसरी कंट्रीज के अगेंस्ट हेट्रेड होता है इसको जीनोफोबिज्म कहते हैं आईआर में। क्या कहते हैं, जीनोफोबिज्म, XENO, जीनोफोबिज्म वही स्पेलिंग है जो होते हैं। ठीक है, और दूसरा इसने क्या किया, इसने लॉयलिटी बेसिस के ऊपर अपने लोगों लोगों को कैबिनेट में रखा। ठीक है, लॉयलिटी बेसिस के ऊपर कैबिनेट में रखा। अब कंसिडरिंग दीज काइंड ऑफ फैक्टर्स, जो रिलेशंस हैं वो खराब होना शुरू हो गए।
फिर इसने क्या किया, बात को समझ लेना, फिर मैं लिखवा दूंगा। फिर इसने क्या किया, फिर नेटो का जो समिट हुआ 2025 का, नेटो का जो समिट हुआ 2025 का, उस समिट में यूरोपियन कंट्रीज दे एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ 5% और 5% तक अब स्पेंडिंग बढ़ा दी गई है। ठीक है, 5% तक स्पेंडिंग बढ़ा दी है। दूसरा पॉइंट, इसी सिक्योरिटी पैचेस में जो ग्रीनलैंड को, ठीक है, ग्रीनलैंड को इसने एनेक्स करने का जो आइडिया किया, ठीक है, अब उस ग्रीनलैंड को एनेक्स करने का जो आइडिया था, उसकी वजह से भी इनमें टेंशन रहे। ठीक है, ठीक है। अब ये सारे वो डिवर्जेंस वाले पॉइंट्स हैं जो कि हमने डिस्कस किए। अब अगर बात समझ आ गई है तो मैं लिखवा देता हूँ, फिर लिख लो। ठीक है, अब सिक्योरिटी एंड नेटो कमिटमेंट्स हमने देखी हुई थी, उसके नीचे लिखो फैक्टर्स ऑफ डिवर्जेंस। इसके सब हेडर्स बताने लगा हूँ नेटो के, सिक्योरिटी एंड नेटो कमिटमेंट्स के सब हेडर्स बताने लगा हूँ। फैक्टर्स ऑफ डिवर्जेंस कौन से? पहला फैक्टर क्या है कि कंडीशनल सिक्योरिटी गारंटी। पहला फैक्टर क्या है? कंडीशनल सिक्योरिटी गारंटी। लिखो, Trump has questioned, Trump has questioned, Trump has questioned NATO's value, Trump has questioned NATO's value, कि उसने कभी मेरे ये किसी काम की नहीं है। ठीक है, जिस तरीके से मेरी स्पेंडिंग हो रही है, मेरा तो थ्रेट वैसे न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है, Trump has questioned NATO's value and demanded and demanded 5% of GDP's defense spending and demanded 5% of GDP defense spending, कि उसने 5% ऑफ द जीडीपी की जो डिफेंस स्पेंडिंग है वो डिमांड की। ठीक है, ठीक है। दूसरा, दूसरा इसी में लिखो, थ्रेट रेट्रिक, थ्रेट रेट्रिक ओवर ग्रीनलैंड, थ्रेट रेट्रिक ओवर ग्रीनलैंड, कि उसने कहा ग्रीनलैंड को जो है नेक्स्ट करना चाहता है। ठीक है, वो क्योंकि उसमें मिनरल्स हैं। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है वैसे, कि ग्रीनलैंड इज द पार्ट ऑफ, ग्रीनलैंड इज द पार्ट ऑफ डेनमार्क। हीरा, Greenland is the part of Denmark and Denmark is the member of NATO। और नेटो का, ठीक है, हाँ जी सवेरा, ग्रीनलैंड इज द पार्ट ऑफ डेनमार्क एंड डेनमार्क इज द मेंबर ऑफ नेटो एंड नेटो का आर्टिकल 5 कहता है कि एक्शन अगेंस्ट वन इज एक्शन अगेंस्ट ऑल। ठीक है, एक्शन अगेंस्ट वन, अटैक अगेंस्ट वन इज अटैक अगेंस्ट ऑल। सो द क्वेश्चन इज, सो द क्वेश्चन इज कि अगर मॉरिशस डेनमार्क के ऊपर अटैक करेंगे, डेनमार्क की टेरिटरी को एनेक्स करेंगे, तो फिर जब नेटो नेटो पे अटैक करेगी तो फिर क्या होगा? फिर आर्टिकल 5 को कैसे डील किया जाएगा? ठीक है, ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ आ रही है? ठीक है, सो अब तक हमने पढ़ा कुछ नहीं, हमने सिर्फ 2 लाइंस पढ़ी हैं अभी तक। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसी में सब हेडर बनाना, सब हेडर बनाना, वो इस तरीके से अगर सब हेडिंग्स बनाओगे ना तो मैक्सिमम हेडर्स बनेंगे। अब देखो, हम सिर्फ सिक्योरिटी एंड नेटो कमिटमेंट की बात कर रहे हैं और हम सब हेडर्स बनाते जा रहे हैं। मैं एक एक पॉइंट दे दिया, अब ग्रीनलैंड का दे दिया, इसके ऊपर एक पैराग्राफ तो लिख लेता ना इंसान। इतना, इतनी बड़ी डेवलपमेंट है, मिनरल्स हैं उसमें, इतनी सारी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है उसकी, और उसके ऊपर ट्रम्प जो है सॉर्ट ऑफ कह रहा है कि मैंने उसे नेक्स्ट करना है। सो मेरा नहीं ख्याल कि इट्स डिफिकल्ट फॉर यू गाइस टू sort of at least write 4 to 5 lines on this idea। ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड, जो दूसरा हमारे पास टॉपिक है, इसी में जो दूसरा सब हेडर है, वो है शिफ्ट फ्रॉम अलायंस बेस्ड सिक्योरिटी टू ट्रांजैक्शनलिज्म। शिफ्ट फ्रॉम अलायंस बेस्ड सिक्योरिटी टू ट्रांजैक्शनलिज्म। पहले, पहले क्या होता था, इनिशियली सिक्योरिटी जो है वो अलायंस बेस्ड थी। ठीक है, देख लें, इनिशियली द सिक्योरिटी वाज बेस्ड ऑन, ठीक है, अलायंस, ठीक है, कॉपरेशन ऑन फ्रेंडली टर्म्स। ठीक है, initially the security was based on alliance, cooperation and friendly terms, but under Trump 2.0, but under Trump 2.0 security is framed as, but under
ट्रम्प 2.0 सिक्योरिटी कैसे फ्रेम की जा रही है? सिक्योरिटी इज फ्रेम्ड एज पेमेंट फॉर प्रोटेक्शन, कि भाई पैसे दोगे तो प्रोटेक्ट करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। और मैंने कोई नई बात तो नहीं बताई, ये अपनी बातें हैं ना जो हमने अभी डिस्कस भी की थी। बता दो अगर कोई नई बात बताई है तो। मुश्किल तो नहीं लग रहा? मुश्किल तो नहीं लग रहा? प्लीज बता देना अगर मुश्किल लगे तो। ठीक है। शान से, शान से मैंने कहा कि पहले सिक्योरिटी बस बेस्ड ऑन कॉपरेशन एंड फ्रेंडली टर्म्स, बट अंडर ट्रम्प 2.0 जो सिक्योरिटी गारंटी है, ट्रम्प ने उस सिक्योरिटी गारंटी को ट्रम्प फ्रेम्ड सिक्योरिटी एज पेमेंट फॉर प्रोटेक्शन। ऊपर हमने बात की ना शान से कि उसने कहा 5% डिफेंस स्पेंडिंग दोगे तो नेटो है, अदरवाइज मैं नहीं आ रहा नेटो में खेलने। ठीक है, कि अगर मुझे खिलाना है तो 5% डिफेंस स्पेंडिंग जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, 5% तक लेकर जानी पड़ेगी डिफेंस स्पेंडिंग। तो वही सिंपल बात की है कि पेमेंट फॉर सिक्योरिटी प्रोटेक्शन, जबकि इसके कंपैरिजन में जो मैंने हिस्ट्री वाली रामलीला आप लोगों को सुनाई, उस रामलीला में तो मैंने क्लियर किया ना कि वहां पे वर्ल्ड वॉर 1 में अब ये थोड़ी कोई यूरोप जो है कुछ ऑफर थोड़ी कर रहा था, लेकिन फिर भी यूएसए हेल्प कर रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 में कोई ऑफर थोड़ी कर रहा था, फिर भी यूएसए हेल्प कर रहा था। कोल्ड वॉर में यूरोप कोई कोई चीज ऑफर थोड़ी कर रहा था, यूएसए फिर भी हेल्प कर रहा था, बिकॉज उसके इंटरेस्ट है ना। ठीक है। और बाकी प्रेसिडेंट्स, अभी भी बाकी प्रेसिडेंट्स जो हैं, दे स्टिल कंसिडर्ड प्यूटन एज थ्रेट, बट ट्रम्प उसको उस तरीके से थ्रेट कंसीडर नहीं करता। ट्रम्प के रिलेशंस बड़े अच्छे हैं। अगर आप में से कोई रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट को फॉलो कर रहा है, तो आज ही किसी ने ट्रम्प से पूछा कि भाई रशिया मदद कर रहा है ईरान की, तो ट्रम्प ने कहा, ओह, आई थॉट यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आई थॉट यू आर वेरी इंटेलिजेंट गाय, आई रिस्पेक्ट यू, आई रिस्पेक्ट यू एज अ जर्नलिस्ट, बट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड। ठीक है। ठीक है। फोक्स न्यूज का जर्नलिस्ट, फोक्स न्यूज का जर्नलिस्ट। बात समझ आई मैंने क्या समझाई? मैंने एक्टिंग करके नहीं दिखाई, यकीन करो मैं ऑडिशन देने नहीं आया हुआ। ठीक है। मैंने ये बताया मैंने ये बताया कि वो कह रहा है कि भाई मतलब उस तरीके से कंसिडर नहीं करता थ्रेट। ठीक है। प्यूटन को उस तरीके से कंसिडर थ्रेट नहीं करता जैसे जो बाइडेन किया करता था। ठीक है। एक बुक है वॉर, एक बुक है वॉर, वुड्सवर्ड की है। ठीक है। वुड्सवर्ड की एक बुक है वॉर। उसमें उसने लिखा उसमें उसने लिखा फैसल फैसल उसने उसमें उसने लिखा कि जब कोविड 19 चल रहा था ना, जब कोविड 19 चल रहा था ना, मेरी बात गौर से सुनना, जब कोविड 19 चल रहा था ना, तो उस टाइम ट्रम्प ने कोविड की किट्स होती है ना, टेस्टिंग किट्स, वो भाई ने ट्रांसफर की। ठीक है, प्यूटिन को। इट मीन्स की कोलैबोरेशन है ना भाई, इट मीन्स की कोलैबोरेशन है ना। तो फिर जब वो थ्रेट कंसिडर नहीं करता, तो यूरोपियंस को क्यों पैसे दे? ठीक है, क्यों इन्वेस्ट करे नेटो में? बात समझ आ रही है? मुश्किल तो नहीं लग रहा? आज बड़े चुप चुप से हो सारे। वुड्सवर्ड है फैसल, वुड्सवर्ड, WOOD। वुडवर्ड लिखोगे ना आ जाएगा, वैसे भी वॉर लिखोगे, बुक का नाम भी अगर आप लोग लिखते हो ना गूगल पे, वैसे ही आ जाती होती है। रिपीट कर दिया एलिजा मैंने। ठीक है, वुड्सवर्ड है, वॉर उसकी बुक है, अभी रिसेंट ही है उसकी, मेरे ख्याल से 2024 की है, 2023 की है। ठीक है, आगे चलें, आगे चलें प्लीज। खामोश से क्यों आज सर है? बहुत औखा टॉपिक मैंने पढ़ा दिया आज। है लड़ाइयाँ, और यही तो बताया कि पहले कॉपरेशन थी, आज नहीं है। चलो। ठीक है। अच्छा। ठीक है फैसल। ठीक है। ज्यादा अटेंटिव है, ये क्या बात हुई शान से? पहले वाले पैसिव थे सारे, सोए रहते थे, लेजी थे, जो पहले टॉपिक पढ़े। अच्छा। चलो, चलो आगे चलो। अब इसके ऊपर अब इसके ऊपर अब इसके ऊपर एक केस देख लो। ठीक है। अब इसके ऊपर देखो जो हमने बात की, सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ये सब ट्रम्प के इतना क्यों मांग आ, मुशिकान, मुझे ये बात नहीं समझ आई कि आपने क्या कहा है, मांगते हैं कि मानते हैं? पहले मुझे इतना समझा दें, फिर आपको मैं समझा देता हूँ आपकी बात। अगर हम इसको एंड में कर लें क्वेश्चन तो वो ठीक है। एंड में हम ऐसे करते हैं ना कि आप लोगों के जो CS से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हैं उसको भी कर लेते हैं, जेनेरिक, कंपल्सरी, ऑप्शनल्स और वो सारे। ठीक है। हम ऐसा करते हैं ना, एक टॉपिक पढ़ लेते हैं आज, बिकॉज बच्चे मेरे ख्याल से थोड़े एबसेंट भी हैं,
तो ज्यादा मेरा तो था कि आज हमने चार पढ़ने थे, लेकिन चलो ठीक है, दो तो पढ़ लेंगे, क्योंकि इससे अगली हमारी लास्ट क्लास होगी। ठीक है। ठीक है, एंड में क्वेश्चन ले लेते हैं। बुशी खान बताइएगा, फिर ओके विद दिस आइडिया तो, अदरवाइज आपका क्वेश्चन अभी एड्रेस कर दिया जाए। एंड में फिर थोड़ी सी गपशप कर लेते हैं। प्लीज कोई मैसेज कर दे अगर ओके है तो मैं आगे चलूँ। ठीक है। ठीक है। चलो, ओबुशी खान का मैसेज नहीं आया अभी तक, जिनका क्वेश्चन था। सवेरा यू आर एब्सेंट इन लास्ट टू लेक्चर्स, या फिर एक लेक्चर में एब्सेंट किया। चलो खैर, चलो लिखो। अब नेटो समिट 2025, उसके बारे में दो लाइंस लिख लो जल्दी से। ठीक है सवेरा, नेटो समिट 2025, उसके बारे में दो लाइंस लिख लो। ठीक है, लिखो जी, नेटो समिट 2025। ठीक है। यूएस री एंगेजमेंट विद द यूरोपियन कंट्रीज, यूएस री एंगेजमेंट विद द यूरोपियन कंट्रीज। ठीक है। resulted in resulted in resulted in a renewed commitment renewed commitment to renewed commitment to increase increase defense spending about 5%। ठीक है, या टू 5%। ठीक है, इंक्रीज डिफेंस स्पेंडिंग टू 5% ऑफ द जीडीपी। सो इस बार ये जो उसने इतनी डिबेट चलाई हुई थी, फर्स्ट टेन्योर में आया तब भी डिबेट चलाई, सेकंड टेन्योर में आया तो फिर डिबेट चलाई, तो रिजल्टेंटली यूरोपियन कंट्रीज ने फाइनली 2025 में 5% तक जो बजट था वो बढ़ा दिया। ठीक है, 5% ऑफ द जीडीपी जो है वो कर दिया डिफेंस। ठीक है। ठीक है। सो होना ये चाहिए था कि इनके दरमियान रिलेशंस अच्छे हो जाते इसके बाद। ठीक है, लेकिन रिलेशंस अच्छे नहीं हुए, बिकॉज बिकॉज ऑफ दिस दिस काइंड ऑफ रेड जो कि ट्रम्प ने अपनाया हुआ है। इसका नुकसान ये हुआ, इसके असरात ये आए। ठीक है, कि यूरोप ने यूरोप ने फोकस करना शुरू कर दिया है अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के ऊपर। ठीक है, यूरोप एक्सलरेटेड, बिकॉज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मतलब ये कि अपने ऊपर डिपेंड वो करना चाह रहा है, किसी और के ऊपर डिपेंड ना हो। एक तो स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंस होती है ना, कि भाई मिलिटारिली आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट। ठीक है, एक होती है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी कि भी आप मिलिटरीली किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, यानी कि जैसे कि हम आयर में बात करते हैं कि जॉन जे मीशा में, या फिर जो रियलिज्म की डिबेट है कि मिलिट्री superiority आपकी अपनी होनी चाहिए। ठीक है, जब वो होगी तो इवेंचुअली जो है कोई आपकी तरफ अटैक नहीं करेगा। ठीक है। सो क्या लिखा हमने कि एक्सेलरेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इसकी डिबेट जो है, द डिबेट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ये जो है आजकल बढ़ चुकी है। ठीक है, इट हैज बीन इंक्रीज्ड, और ये डिबेट, इसकी इम्प्लीकेशंस हैं। दूसरा दूसरा पॉइंट ये भी है कि डिफेंस स्पेंडिंग ऑफ द ईच यूरोपियन कंट्री हैज बीन इंक्रीज्ड। जर्मनी ने अपनी डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ा दी है। जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, दिस इज द फर्स्ट टाइम पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द रशिया यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट, कि जर्मनी ने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया अपने डिफेंस के ऊपर। उससे पहले जर्मनी इन्वेस्ट नहीं किया करता। ठीक है, एक और इम्प्लीकेशन क्या आ रही है, एक और इम्प्लीकेशन क्या आ रही है फैसल, देखो, असरात मैं बता रहा हूँ कि भाई पहले यूएस से गारंटी दे के खड़ा हुआ था तो क्या असरात थे, आजकल यूएस ने गारंटी पीछे हटा ली तो क्या असरात हैं। ठीक है। अच्छा, एक तो मैंने ये बताया कि भाई सॉर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की डिबेट है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने बता दी। एक और पॉइंट कि डेटरेंस गैप आ गया, डेटरेंस गैप विज रशिया। लिख लो फिर मैं बताता हूँ, डेटरेंस गैप विज रशिया, यानी कि भाई पहले अगर यूरोपियन कंट्रीज के साथ यूएसए खड़ा हुआ था तो इट मींस कि रशिया को वो काउंटर कर सकते थे। ठीक है, रशिया को वो काउंटर कर सकते थे। लेकिन अब मसला ये है कि सॉर्ट ऑफ जो रशिया को डेटर करना है वो मुश्किल हो गया यूरोप के लिए, क्योंकि आप देखो ट्रम्प जब से पावर में आया। ठीक है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, तो बात ठीक है। देखो, जब जब से ट्रम्प पावर में आया, उसने आके
जिस तरीके से यूक्रेन की फंडिंग को कर्टेल करना शुरू किया, वो हमने इसी में ही डिस्कस करना है कि वो भी डाइवर्जेंस है, ठीक है, आगे भी जाके हमने डिस्कस करना है। उसकी वजह से उसकी वजह से हो क्या रहा है कि रशिया हैज बीन इम्बोल्डेंड, ठीक है। रशिया एम्बोल्डन हो चुका है, उसे पता है कि भाई मैं कुछ भी कर लूंगा। ट्रम्प ने तो उस तरीके से कंडेम नहीं करना। आप देखोगे जो ट्रम्प ने, अगर इनकेस आप लोगों ने पीस प्लान्स फॉलो किए हैं, वो मैं आगे जाके डिस्कस भी करता हूँ, तो ट्रम्प ने जितने पीस प्लान्स दिए वो इतने बाइस थे कि वो रशिया की फेवर में थे इंस्टेड ऑफ यूक्रेन, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये सारे के सारे इम्पैक्ट्स है ना, कि वो डेटरेंस वीक हो चुकी है। जो यूरोपियन कंट्रीज जो है रशिया को डेटर करते थे, ठीक है, कि भाई हमारे साथ यूएसए है, सुपर पावर है। तो अब जब सुपर पावर नहीं है तो फिर वो वीक ही होगा ना। बताओ। ओके। अच्छा, एक और, इसी चीज को जो मैंने बताया इसी को बस लिख लो, ठीक है। इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक एनजाइटी। लिख लो। क्या कहते हैं? स्ट्रेटेजिक एनजाइटी, ठीक है। जैसे स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन होती है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होती है, वैसे ही स्ट्रेटेजिक एनजाइटी भी होती है, ठीक है। क्या वो एनजाइटी का शिकार है कि भाई मैंने किस तरफ जाना है, ठीक है। मतलब अब जब एक एक मुर्शिद जो कि मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, अचानक से उसने हाथ हटा लिया, तो इट मीन कि अब मुझे स्ट्रेटेजिक एंजाइटी तो होगी, क्योंकि मेरा जो मुझे जिससे थ्रेट था वो तो इधर ही है, ठीक है। सो स्ट्रेटेजिक एंजाइटी अबाउट अ पोटेंशियल यूएस रशिया अकोमोडेशन। यूरोप को क्या है? स्ट्रेटेजिक एंजाइटी अबाउट अबाउट अ पोटेंशियल यूएस रशिया अकोमोडेशन, कि भाई शायद उनके दरमियान अगर ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं, तो फिर तो वो रशिया जो है सॉर्ट ऑफ अटैक करता भी रहे केव के ऊपर, बाकी यूरोपियन कॉन्टिनेंट के ऊपर, तो यूएसए क्या करेगा? यूएसए क्या करेगा? यूएसए तो उसे कुछ नहीं करेगा, और वो आजकल कह भी कुछ नहीं रहा। ये चीजें हमने आगे जाके जब पॉइंट डिस्कस करना है, ठीक है, तो वो उसमें आ भी जाएगा, ठीक। चलें, बल्कि लिख लें, लिख लें। यूक्रेन वॉर पॉलिसी अगला पॉइंट ऑफ डिवर्जेंस, इसी में ही, ताकि हम वो कनेक्ट करते जाएं। अब ये जो मैंने स्ट्रेटेजिक एंड एंग्जाइटी वाले पॉइंट बताए, ये सारे के सारे पॉइंट्स वहां पे भी तो यूज होते हैं ना फैसल, वहां पे भी तो यूज होते हैं ना, ठीक है। एक ओवरऑल डिवर्जेंस सॉर्ट ऑफ, मैं तो यूरोप के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, बट यूक्रेनियन पॉलिसी में ये सारे पॉइंट्स, सारी इंप्लीकेशन होती है ना, होती है ना। बताओ। सो गए हो सारे आज? ठीक है, ठीक है। चलो लिखो यूक्रेन वॉर पॉलिसी, दूसरा पॉइंट लिखो, यूक्रेन वॉर पॉलिसी। तो वह जो मर्जी हेडिंग दे दो, ठीक है, कि यूक्रेन एज अ डाइवर्जेंस दे दो हेडिंग, यूक्रेन वॉर पॉलिसी एज अ डाइवर्जेंस दे दो, ठीक है, ठीक है। या डाइवर्जेंस ऑन रशिया यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट दे दो, वट एवर यू वांट टू से, हम तो सिर्फ पॉइंट्स ऑफ डाइवर्जेंस डिस्कस कर रहे हैं। जो मर्जी हेडिंग दे दो, ठीक है, ठीक है। पहली डाइवर्जेंस क्या है? पहली पहली डाइवर्जेंस क्या है? पहली डाइवर्जेंस क्या है? मिलिट्री सपोर्ट। ट्रम्प ने, जो देखो डिविजन्स में हम दो चीजें पढ़े, एक थी, एक तो ये कि इसके प्रेडिसेसर से डिफरेंट कैसे है, ठीक है, बस यही यही पॉइंट है, दो भी नहीं, बस यही पॉइंट है कि भाई प्रेडिसेसर से डिफरेंट कैसे है, तभी तो डिविज कर रहा है ना, ठीक है। सो पहला पॉइंट क्या है कि मिलिट्री सपोर्ट। आजकल जो ट्रम्प के रिजीम में मिलिट्री सपोर्ट टू यूक्रेन है, इट इज वोलेटाइल, ठीक है। सपोर्ट फॉर यूक्रेन अंडर ट्रम्प रिजीम इज वोलेटाइल। कैसे वोलेटाइल है मैं बताता हूँ, ठीक है। वोलेटाइल है, ठीक है। अब क्योंकि चीजें सारी सेम है, तो लिखते जाओ, जो बात समझ नहीं आएगी मैं वो लिखवा दूंगा, ठीक है। बिकॉज इट इज वोलेटाइल फैसल, बिकॉज बिकॉज ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया कि पावर में आने के बाद इंटेलिजेंस शेयरिंग हार्टेड, ठीक है। जब से ट्रम्प पावर में है, उसने इंटेलिजेंस शेयर करना बंद कर दिया यूक्रेन के साथ, ठीक है। इंटेलिजेंस शेयरिंग हार्टेड, देन रिज्यूम्ड। पहले रोक दी, रिज्यूम कर दी, ठीक है। क्यों? प्रेशर टैक्टिक्स यूज कर रहा है कि भाई जो मैं चाहूंगा वो होगा, ठीक है। और ये जो रिज्यूम किया है, क्यों किया है पता है? क्योंकि यूक्रेन के पास जो मिनरल्स हैं, और आजकल मिनरल्स का शॉर्टेज चल रहा है, यूक्रेन के पास मिनरल्स हैं, और आजकल मिनरल्स का शॉर्टेज चल रहा है। इस वजह से उसने रिज्यूम भी कर दी, ठीक है। आप लोगों को वो फाइट याद है ना, वो जो जेलेंस्की और ट्रम्प के दरमियान हुई, याद है ना? वो मीटिंग याद है ना? अभी तो हुई थी, सोशल मीडिया सारा दिन तो देखते हो, और नहीं देखी? जिसमें उससे ट्रम्प उसे कह रहा है, यू डोंट हैव कार्ड्स, यू डोंट हैव कार्ड्स, यू डोंट हैव कार्ड्स, कह रहा था ना उससे।
ठीक है। तो वो क्यों कह रहा था, और उसको सॉर्ट ऑफ आप देखो कि बुलाकर किस तरीके से वो इंसल्ट कर रहा था, ठीक है, जेडी वेंस भी कर रहा था, ठीक है। ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं, मतलब जब ट्रम्प, मैंने उस टाइम ये जो पीस लिखा था पैराडाइम शिफ्ट में पब्लिश है, इन केस आप में से कोई पढ़ना चाहे तो, उसमें मैंने इसके पावर में आने से पहले मैंने कहा था, मैंने कहा था जब ये पावर में आएगा तो ये इसी प्रेशर टैक्टिक्स के तहत ही इसको रिजॉल्व करेगा। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अभी भी अगर इसने इसको रिजॉल्व किया तो ये ऑन रशिया टर्म रिजॉल्व करेगा, यूक्रेनियन टर्म्स नहीं रिजॉल्व करेगा, ठीक है। वो पढ़िएगा, वो अच्छा पीस है, ठीक है। अच्छा। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या किया, यानी कि लिख लिया ना ये, कि इंटेलिजेंस शेयरिंग हार्टेड होगी, देन रिज्यूम्ड होगी। दूसरा पॉइंट, यूएस 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 शिफ्ट्स फ्रॉम एड डोनर एड डोनर नहीं लिखा सिमा, आप लिख लो सिमा। मैंने कहा इंटेलिजेंस शेयरिंग हार्टेड, लिख लो सिमा, इंटेलिजेंस शेयरिंग हार्टेड देन रिज्यूम्ड, ठीक है। बात मैंने समझा दी थी, होप्स होगी समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो बता दो, आ गई है तो बता दो ताकि आगे चले, आ गई है तो बता दो ताकि आगे चले। ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट लिखो कि यूएस शिफ्ट फ्रॉम, कि यूएस ने शिफ्ट लिया है फ्रॉम, कहाँ से लिया है, एड डोनर टू वेपन सेलर, ठीक है। एड डोनर टू वेपन सेलर, पहले क्या करता था, जब रशिया यूक्रेनियन वॉर शुरू हुई तो फिर एड के तौर पे इनको वेपन्स जाते थे, मिलिट्री सपोर्ट जाती थी, ठीक है, इकोनॉमिक सपोर्ट जाती थी। लेकिन आजकल क्या करता है, वेपन सेल करता है, कहता है भाई चाहिए तो ले लो, खरीद लो, ठीक है भाई, पूरा बिजनेसमैन है, ठीक है भाई, पूरा बिजनेसमैन है, लॉस में नहीं जाता, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट, यूक्रेनियन वॉर पॉलिसी में एक और सब हेडर बनाना फैसल, और वो सब हेडर है और वो सब हेडर है डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट विद रशिया। जब से ट्रम्प पावर में आया वो डिप्लोमेटिकली रशिया को इंगेज कर रहा है, ठीक है, डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट विद रशिया, डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट विद रशिया, ठीक है। अब डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट विद रशिया से क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि उसने रशिया को डिप्लोमेटिकली इंगेज किया, बिकॉज आपने देखा जो बाइडेन ने तो नहीं ना बुलाया था प्यूटिन को, ट्रम्प ने प्यूटिन को बुलाया, अलास्का समिट 2025, 2025 में 2025 में भाई ने प्यूटिन को यूएस से बुलाया, ठीक है। इसको अलास्का समिट भी कहते हैं, ठीक है। इस अलास्का समिट में उसने दोबारा प्यूटिन से बातचीत की यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, लेकिन अगेन उसे एक डायरेक्ट इन्विटेशन दिया, ठीक है। और उसका यूएस से आना ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। So, क्या मैं यहाँ से कह लूँ कि वो डिप्लोमेटिकली इंगेज कर रहा है प्यूटिन को, कर भी रहा है, कर भी रहा है, ठीक है, ठीक है। सो एक तो अलास्का समिट विद प्यूटिन, यानी कि निगोशिएशंस, ठीक है, इतनी ज्यादा निगोशिएशंस। दूसरा पॉइंट ये है कि सैंक्शंस, ठीक है, सैंक्शंस, द आइडिया ऑफ सैंक्शंस हैज नॉट इम्प्लीमेंटेड। ट्रम्प प्रेशर टैक्टिक्स नहीं यूज कर रहा, ट्रम्प सैंक्शंस नहीं यूज कर रहा, जबकि जो बाइडेन सैंक्शन यूज कर रहा था, आप लोगों को याद है, ठीक है, जो बाइडेन सैंक्शंस यूज कर रहा था ना, आप लोगों को याद है, ठीक है, याद है ना, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जब हुआ, ठीक है। तो अब ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, ये भाई साहब सैंक्शंस भी नहीं इस्तेमाल कर रहे, ठीक है। अब इट मीन्स कि आप सैंक्शंस भी नहीं लगा रहे, ये सारी चीजें तो, यानी कि कहीं ना कहीं आप, आपके रिलेशन बेहतर है ना उनके साथ, ठीक है, आपके जो रिलेशंस हैं वो बेहतर हैं। सो अब इस तरीके से, अब मुझे बताओ कि क्या स्ट्रेटेजिक एंजाइटी वाला पॉइंट ठीक था, पीस मॉडल फॉर रशिया एंड यूक्रेन भी दे। मैं बता देता हूँ, तो मैं बता देता हूँ, जो रिसेंट वाला दिया था तो उसने वो वाला बताऊं, मैं बता देता हूँ, बहुत सारे दिए हैं ना तो एक तो जेलेंस्की पीस प्लान है, अफ्रीकन पीस प्लान है, ठीक है, ट्रम्प पीस प्लान है लास्ट वाला, चलो लिख लो, ठीक है, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। अच्छा जी, अभी एक उन्होंने रिसेंट पीस प्लान दिया, ठीक है, ट्रम्प ने एक पीस प्लान दिया। अब पीस प्लान लिखना चाहो लिख लो, लेकिन अभी वो फिलहाल ऐसे रेलेवेंट नहीं है, उसकी वजह ये कि पीस प्लान तभी
कामयाब होता है आप लोगों के लिए, एस्पायरेंट के लिए कामयाब तब होता है जब वो कामयाब हो जाए, जब वो इम्प्लीमेंट हो जाए, अदरवाइज वो किसी काम का नहीं है। लेकिन फिर भी दुआ की फरमाइश पे बता देता हूँ, ठीक है। सो पहला पॉइंट ये था, पहला पॉइंट ये था पीस प्लान का, कि सीज फायर बिटवीन बोथ पार्टीज, ठीक है, सीज फायर बिटवीन बोथ पार्टीज, पहला पॉइंट, ठीक है। उसके बहुत सारे पॉइंट्स थे, लेकिन हम कुछ मेजर मेजर डिस्कस कर सकते हैं। हाँ जी, रिलेट तो किया जा सकता है, तो वह इशू नहीं है उसका, ठीक है, वो कहीं भी रिलेट किया जा सकता है। अच्छा, पहला पॉइंट लिखिए, जल्दी जल्दी से लिखिएगा प्लीज, ठीक है। अच्छा, कि सीज फायर बिटवीन टू पार्टीज। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना बच्चों। उसने कहा, उसने कहा, ट्रम्प ने पीस प्लान में क्या कहा, कि रशियो यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट में एक एरिया है, एक एरिया है, मेरे साथ रहना प्लीज, एक एरिया है जिसका नाम है दोनबास रीजन। क्या है? दोनबास रीजन, वो यूक्रेन में है। यूक्रेन में एक एरिया है दोनबास रीजन। और दोनबास रीजन का मसला ये है हिरान, दोनबास रीजन का मसला ये है फैसल, कि दोनबास रीजन में जो पॉपुलेशन है इट इज डिवाइडेड, ठीक है, ठीक है। और कहा यह जाता है कि वो पॉपुलेशन जो है प्रो रशियन है, ठीक है, प्रो रशियन है। अब जब रशियो यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, तो ट्रम्प, तो तो जब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, तो प्यूटन ने जब अटैक किया, तो प्यूटन अभी तक इसको वॉर नहीं कहता, प्यूटन कहता दिस इज द मिलिट्री ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन टू स्टॉप ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन दुनबास रीजन। वो कहता है जो प्रो रशियन पॉपुलेशन है यूक्रेन में, जो कि दुनबास रीजन में रहती है, उसके खिलाफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही थी, मैं उसको बचाने के लिए स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन किया। दुनिया इसे वॉर कहती है, वो नहीं कहता। मेरी बात समझना, मैं ये सारी स्टोरी जो सुना रहा हूँ उसके पीछे सिर्फ एक लाइन समझाने के लिए सुना रहा हूँ आप लोगों को, प्लीज मेरे साथ रहिएगा। अच्छा, सो अब क्या हुआ, जब वॉर हुई तो उसने दुनबास रीजन के ऊपर कब्जा कर लिया, ठीक है। मेरा मैं बाद में आंसर करता हूँ प्लीज, मेरा ना कनेक्ट जो है कनेक्शन टूट जाएगा, 2 मिनट, 2 मिनट रुकना, ठीक है। सो क्या किया उसने, दुनबास रीजन को उसने कैप्चर कर लिया, ठीक है, रशिया ने। अब ठीक है, जब दुनबास रीजन को कैप्चर कर लिया, तो अब जब ट्रम्प साहब ने जब पीस प्लान दिया, ट्रम्प साहब ने जब पीस प्लान दिया, जिसमें से मैंने एक पॉइंट आपको बता दिया सीज फायर का, उसमें दूसरा पॉइंट लिखो, कि उसने कहा कि दुनबास रीजन के ऊपर रशिया का कंट्रोल रेकग्नाइज कर ले इंटरनेशनल कंट्री, ठीक है, इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या करे, रशिया का उस दोनबास रीजन के ऊपर, दोनबास टेरिटरी के ऊपर, जो कि यूक्रेन की टेरिटरी है। हाँ जी, आयशा उसी में है, डोनेट्स्क एंड लुहानस्क दोनबास में ही है ना, दोनों उसी में है, ठीक है, दोनों उसी में, ठीक है। अभी फिलहाल उसने दोनों कैप्चर किया हमने, ठीक है। सो अब पॉइंट ये है, अब ये मुझे बताओ कि उसका पीस प्लान आपको 22 दिख रहा है रशिया की तरफ या नहीं। वो क्या कह रहा है, कि एक कंट्री ने वॉर वेज की हुई है, और उस कंट्री ने वॉर वेज करके एक पर्टिकुलर टेरिटरी दूसरी कंट्री कैप्चर की हुई है, और सुलह करवा रहा है, और कह रहा है हाँ जी ये टेरिटरी आप रख लो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट लिखना, तीसरा पॉइंट लिखना। यहाँ तक समझ आ गई है आयशा? आयशा यहाँ तक समझ आ गई है? ठीक है, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखना, तीसरा पॉइंट ये था, तीसरा पॉइंट ये था, कि री इंटीग्रेशन ऑफ रशिया इन इंटरनेशनल कम्युनिटी। मैं बताता हूँ वो कैसे है, क्या, लिख लो, लिख लो तो, री इंटीग्रेशन ऑफ रशिया इन इंटरनेशनल कम्युनिटी, ठीक है, इंटरनेशनल कम्युनिटी। और वो कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, वो हुआ ऐसे, वो हुआ ऐसे, कि भाई ने कहा कि अगर रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाता है, तो रशिया जो कि G8 का मेंबर था, जिसे आजकल आप लोग G7 कहते हो ना, जैसे आजकल आप लोग G7 कहते हो ना, वो पहले G8 होता था, ठीक है, पहले G8 होता था, फिर रशिया को उन्होंने निकाल दिया। खैर, हमसे वो रेलेवेंट नहीं है, रेलेवेंट ये है कि अब उसे वो G7 का मेंबर, उसने कहा मैं दोबारा बना दूं, ठीक है, उसने कहा मैं दोबारा बना दूं। एक और पॉइंट लिखिएगा, एक और पॉइंट लिखिएगा, उसने उस पीस प्लान में ये कहा गया कि यूएस से सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, मगर ये नहीं कहा गया किस तरह की प्रोवाइड करेगा, लेकिन उस सिक्योरिटी की कंडीशन दे दी उसने, ठीक है, उसने कहा यूएस विल प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑन दीज कंडीशंस,
यूएसए विल प्रोवाइड सिक्योरिटी टू यूक्रेन ऑन दीज कंडीशंस, कि यूक्रेन जो है वो रशिया के ऊपर अटैक नहीं करेगा। ठीक है, यूक्रेन रशिया के अगेंस्ट एग्रेशन नहीं दिखाएगा। ठीक है। अब इसी तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स है जिसमें रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम था यूक्रेन का। ठीक है, जिसमें एक रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम था यूक्रेन का। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम था यूक्रेन का, कि भाई यूक्रेन को रिकंस्ट्रक्ट कैसे करना है, उसके पैसे उसने रशिया से लेने थे। खैर, अब इस तरह का ये पीस प्लान था। इसी तरह के कई पीस प्लान दिए गए जब से रशिया यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो शुरू होता है। क्लियर है? काफी है तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रेलिवेंट नहीं है, हमें बस आर्ग्यूमेंट एक दो चाहिए। अगर ओके है तो प्लीज बताएं, फिर आगे चलें। अच्छा, मुझे अब ये बताओ, सारे सारे मुझे बताओ कि हमने कहा कि रिलेशंस आजकल अच्छे नहीं है, वो पॉइंट्स मिल रहे हैं ना कि कहाँ कहाँ अच्छे नहीं है, मैनिफेस्टेशंस दिख रही है ना कि कहाँ कहाँ अच्छे नहीं है, या नहीं दिख रही? ठीक है, बस सिर्फ हीरा को दिख रही है? जायदा को भी दिख रही है? ठीक है। ठीक है। ओके फैसल। ठीक है। अच्छा, आगे चले फिर। आगे चले फिर। यस, वी कैन एक्सपैंड द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आप लोग बड़े ज़हीन लोग हो, कर सकते हो एक्सपैंड। सही बात है सर, लेकिन ट्रम्प डोंट वांट रशिया प्रेजेंस इन अटलांटिक, राइट? यस, इट्स राइट। लेकिन ये है कि इतना ज्यादा वो जो है ना, डायरेक्टली थ्रेटन नहीं कर रहा अथॉरिटेरियन लीडर को ज्यादा। ठीक है, डायरेक्टली थ्रेटन वो नहीं कर रहा अथॉरिटेरियन लीडर को। ठीक है, अथॉरिटेरियन लीडर के साथ जो है उसकी कुछ ज्यादा ही बनती है, चाहे आप जितने मर्जी उठा के देख लो। ठीक है, ग्रीनलैंड को भी इसलिए पाना चाहता है। अच्छा, ये रशिया से करीब है। हाँ जी, बिल्कुल है, बिल्कुल है। वो उसने जो है ना इसके ऊपर तो उसने स्पीच में भी कहा है उसको। ठीक है, लेकिन ये भी ऐसे ही होता है कि जैसे उसके वेनेजुएला के पीछे भी यही रीजन है। ठीक है, चाइनीज रीजन है उसके पीछे। खैर, आगे चलें। यहाँ तक क्लियर है तो मुझे बताओ, आगे चलें। ठीक है, अगला पॉइंट। अगली डाइवर्जेंस कहाँ पे है? अगली डाइवर्जेंस कहाँ पर है? ट्रेड एंड टैरिफ वेपनाइजेशन। ठीक है। अच्छा, ठीक है तो ठीक है। अच्छा, चलिए जी, प्लीज आगे। ट्रेड एंड टैरिफ वेपनाइजेशन। ठीक है, एक और डिविजन पॉइंट ये है कि ट्रम्प ने पावर में आने के बाद यूरोपियन कंट्रीज के अगेंस्ट भी टैरिफ्स लगाए। ठीक है, कि उस टैरिफ को एज अ पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या ही एक्सप्लेन करने वाला है, बस आप लोग लिखते जाओ, जो बात होगी फिर मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा। सो ट्रम्प यूज्ड टैरिफ्स एज पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, पहले पहले उसने 20% टैरिफ्स लगाए। ठीक है, फर्स्ट ही imposed 20% tariffs, then he threatened to impose 30% tariffs। ठीक है। ठीक है, और फिर जो है फाइनली उसने 15% टैरिफ्स लगाए। ठीक है, उसने फाइनली 15% टैरिफ्स लगाए। अब ये जो टैरिफ्स उसने लगाए उसके पीछे उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? डोमेस्टिक पॉलिटिकल स्कोरिंग है। ट्रम्प की जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल स्कोरिंग है उसके लिए वो टैरिफ्स लगा रहा है। जो उसका मंत्रा है टू प्रोटेक्ट द इंडिजिनस इंडस्ट्री, वो कहता है कि मैं अपनी इंडिजिनस इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, इस वजह से मैं टैरिफ्स लगा रहा हूँ। ठीक है, अब उस उसकी वजह से भी रिलेशंस जो है इनके साथ अच्छे नहीं। हाँ, यस, नेशनलिज्म मेरा, पॉपुलिज्म, नेशनलिज्म, व्हाटएवर यू वांट टू से। ठीक है। ठीक है, अब इसकी वजह से हो क्या रहा है, इसके इम्पैक्ट क्या आ रहे हैं? इसका पहला इम्पैक्ट ये आ रहा है कि एक डिस्ट्रस्ट पैदा हो रहा है, यूरोपियन कंट्रीज को एक डिस्ट्रस्ट पैदा हो रहा है। ठीक है, एक डिस्ट्रस्ट पैदा हो रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्हें आइडिया हो गया कि हम, पीछे हमने क्या पढ़ा था, पीछे हमने क्या पढ़ा था? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी,
यहाँ पर उन्हें ये भी मैसेज आ गया कि उन्हें इकोनॉमिक ऑटोनॉमी की भी जरूरत है, इकोनॉमिक सोवरेनिटी की भी जरूरत है, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होने की भी जरूरत है। इकोनॉमिकली यूएसए के ऊपर डिपेंडेंट होना भी ठीक नहीं है, जैसे कि यूएसए के ऊपर मिलिटरीली डिपेंडेंट होना ठीक नहीं है, हमने पीछे ही पढ़ा है। बात समझ आई? ठीक है। क्यों नहीं है ठीक? क्यों नहीं है ठीक? बिकॉज बिकॉज डब्ल्यूटीओ तो पैरालाइज्ड है। कल हमने पढ़ा था कि डब्ल्यूटीओ कैसे पैरालाइज्ड है, डब्ल्यूटीओ का स्ट्रक्चर भी मैंने आप लोगों को बताया था। लेकिन एक और मसला ये है कि वो वेपनाइजेशन कर रहा है। ट्रम्प क्या कर रहा है? वेपनाइजेशन ऑफ इंटरडिपेंडेंस कर रहा है। कि भाई अगर इकोनॉमिकली यूरोप को ये आइडिया हो गया है कि अगर मैं मिलिटरीली उसके ऊपर डिपेंडेंट था, तो देखो अब वो आजकल क्या कर रहा है, अचानक से रस्सी खींच रहा है और मैं कांप रहा हूँ। तो इकोनॉमिकली भी उसने कहा कि अगर मैं डिपेंड उसके ऊपर करूंगा तो क्या करेगा यूएसए? क्या करेगा? वेपनाइज करेगा चीजों। ठीक है। यूएसए क्या कर रहा है? वेपनाइज कर रहा है। ठीक है। सो वेपनाइजेशन ऑफ इंटरडिपेंडेंस हमें दिखाई दे रही है। सो इम्प्लीकेशंस हैं, अब जल्दी से लिख लें, यही जो मैंने बताई है वही लिख लें। कि स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रस्ट इन इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। ठीक है। स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रस्ट इन इकोनॉमिक डिप्लोमेसी एग्जिस्ट कर रहा है इम्पैक्ट में। ठीक है। स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रस्ट इन इकोनॉमिक डिप्लोमेसी लिख लें। स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रस्ट इन इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। ठीक है, लिख लें। अच्छा, दूसरा, दूसरा, increased European efforts towards economic sovereignty, increased European efforts towards economic sovereignty, increased European efforts towards economic sovereignty। ठीक है, इकोनॉमिक sovereignty। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, वीकनिंग ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ लिख लो, वीकनिंग ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वीकनिंग ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड द आइडिया ऑफ मल्टीलैटरलिज्म। और मल्टीलैटरलिज्म कैसे वीक हो रही है वो हमने कल भी पढ़ा था। वीकनिंग ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड मल्टीलैटरलिज्म। ठीक है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, वेपनाइजेशन ऑफ इंटरडिपेंडेंस, वेपनाइजेशन ऑफ इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, कि वेपनाइजेशन ऑफ इंटरडिपेंडेंस भी एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ तक क्लियर है तो मुझे बताओ, ताकि हम अगले पॉइंट के ऊपर चले जाएं। यहाँ तक क्लियर है तो मुझे बताओ, ताकि हम अगले पॉइंट पे चले जाएं। वो मुश्किल तो नहीं लग रहा टॉपिक? आयशा, ठीक है, चलो। अच्छा, अच्छा, आगे चलो। अगला पॉइंट लिखो, चाइना पॉलिसी, या पॉलिसी टूवर्ड्स चाइना, या फिर चाइना फैक्टर। चाइना फैक्टर। ठीक है। चाइना फैक्टर। चाइना फैक्टर क्या है? चाइना फैक्टर ये है कि हमने ये डिस्कस करना है कि इस प्रेसिडेंट की चाइना की तरफ अप्रोच क्या है। बिकॉज चाइना थ्रेट कंसीडर किया जाता है पूरे की पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड की वजह से, वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से, यूरोपियन यूनियन की तरफ से, यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से। ऑल तो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव ट्रेड भी पाई जाती है फिर भी, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द वैल्यूज। ठीक है। सो अब जब ये पिछले प्रेसिडेंट जितने भी रहे हैं, आपने देखा कि वो कंटेन करते थे चाइना को, करते थे ना कंटेन, कंटेन करते थे ना चाइना को। अब ये भाई साहब नहीं करते। ठीक है। वो सारे के सारे हॉकिश थे जितने भी प्रेसिडेंट थे टूवर्ड्स चाइना, लेकिन इसकी अप्रोच टूवर्ड्स चाइना इतनी हॉकिश नहीं है जितनी होनी चाहिए। भाई बड़ा ठंडा है चाइना को लेके, क्योंकि वो मिनरल्स रेस की वजह से भी एक फैक्टर है। ठीक है। खैर, अब ये सारी चीजें हमने डिस्कस लिखो। यूएस इज लेस हॉकिश। ठीक है। यूएस इज लेस हॉकिश under Trump administration than expected. US is less hawkish towards China. US is less hawkish towards China under Trump administration. Under Trump administration than expected. जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था उसके कंपैरिजन में यूएस से कम हॉकिश है। ठीक है। यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, they are surprised by they are surprised by
द मॉडरेट टोन टुवर्ड्स बीजिंग, कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो सरप्राइज्ड हैं कि इतनी मॉडरेट टोन टुवर्ड्स बीजिंग क्यों है, लेकिन है। ठीक है, लेकिन है। ठीक है। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट है, मेरी बात को समझना, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट क्या होता है हीरा? नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट मेरे बच्चों वो होता है जो कि हर अमेरिकन प्रेसिडेंट आके देता है। उससे मुराद ये होता है कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी किस तरह की होगी। ठीक है, हर प्रेसिडेंट आता है अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी पॉलिसी देता है, यानी कि वो बताता है कि भाई मैं अपनी फॉरेन पॉलिसी को कैसे रन करूंगा, मेरी फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से दिखाई देगी आपको, मेरी फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स मेजर पावर्स क्या होगी, मेरी फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स डोमेस्टिक पॉलिटिक्स क्या होगी, मेरी फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स नेबर्स क्या होगी। उस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के डॉक्यूमेंट ने भाई ने, जबकि जो बाइडन की आप देखते हो तो जो बाइडन ने कहा था कि जो चाइना है इट इज द सोल थ्रेट टू द लिबरल रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर। क्या कहा था जो बाइडन की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट में? नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी यानी कि जो बाइडन की फॉरेन पॉलिसी का जो टुवर्ड्स चाइना थी वो क्या थी? कि चाइना इज द सोल ओनली थ्रेट टू रूल बेस्ड लिबरल ऑर्डर। ठीक है, चाइना इज द सोल थ्रेट टू रूल बेस्ड लिबरल ऑर्डर। लेकिन लेकिन ट्रंप ने क्या कहा अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट में? ट्रंप ने क्या कहा अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट में? उसने इसको लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर के लिए थ्रेट नहीं कहा। ठीक है, उसने उसको सिर्फ ये कहा कि चाइना इज द सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में। 85 Chinese words see with China, how China again। हाँ जी, हाँ जी, तो यही बात है, यही बात है तो जो मैंने की, कि इस वजह से उसने कहा, इस वजह से उसने क्या कहा कि चाइना जो है वो इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर है अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में। लेकिन जो पिछले प्रेसिडेंट से वो बड़ा एक स्ट्रिक्ट टोन रखते थे, उस टोन से जो है सॉर्ट ऑफ शिफ्ट लिया गया ट्रम्प की तरफ से। देखो ना, एक इजी सा टोन है। पहले तो वो कहते थे कि ये थ्रेट है हमें, आजकल वो कह रहे नहीं, बस इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर है मेरा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यानी कि यहाँ पर एक और चीज, आज हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली, स्ट्रेटेजिक एंग्जाइटी पढ़ ली, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पढ़ ली, स्ट्रेटेजिक जो है आपकी सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक सॉवरेनिटी पढ़ ली। इसी तरीके से एक और टर्म है, एक और टर्म है स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी। ठीक है, ये टर्म इस्तेमाल करना। ठीक है, अपने पेपर्स में इन टर्म्स को इस्तेमाल करना। ठीक है, स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी, स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी से मुराद ये है कि देयर इज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेटेड ट्रांस अटलांटिक चाइना स्ट्रेटजी। ठीक है, यानी कि यूएसए और यूरोप के दरमियान जो है कोऑर्डिनेशन के ऊपर बेस नहीं कर रही स्ट्रेटजी, एक स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी एग्जिस्ट कर रही है कि यूरोप एंड यूएसए जो है वो चाइना को कैसे देखते हैं। ठीक है, because the policies are divergent, because both the states policies are divergent। ठीक है, दोनों की पॉलिसी टुवर्ड्स चाइना जो है वो डिफर कर रही है, डिवर्ज कर रही है, कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटजी नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, इम्पैक्ट्स में हम क्या कह सकते हैं इस डेवलपमेंट का, इस डेवलपमेंट का? स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी से मुराद ये है, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, कि एम्बिगुअस पॉलिसी है टुवर्ड्स चाइना, बस इतनी सी बात है। ठीक है, कि हम कहते हैं ना कि अच्छा जी मेरी पॉलिसी टुवर्ड्स, एक एक मैं कह लूं कि भाई अब्दुल मालिक आज एब्सेंट है, कि अब्दुल मालिक की तरफ मेरी पॉलिसी क्या है। ठीक है, एक क्लियर हो कि भाई अब्दुल मालिक की तरफ मेरी पॉलिसी ये है कि वो जैसे ही मेरे दरवाजे के ऊपर आएगा मैं उसे दो चंडे करा दूंगा। क्या है, मैं वाज़ेह हूँ, क्लियर हूँ। ठीक है, लेकिन एक एम्बिगुअस, किसी बंदे की तरफ ना एम्बिगुअस फीलिंग्स होती हैं आपकी। ठीक है, कि यार पता नहीं मैं इसके साथ क्या करूंगा, अगर ये आएगा तो पता नहीं इसे चंडे कराऊंगा या इसे गले लग जाऊंगा। ठीक है, एम्बिवलेंट काइंड ऑफ फीलिंग्स होती हैं। ठीक, सो लेकिन एम्बिवलेंट काइंड ऑफ फीलिंग्स आर समथिंग डिफरेंट। द पॉइंट इज एम्बिगुअस है, क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। हाँ जी, तो ठीक है, क्लैरिटी नहीं है, ब्लड कह लो, या फिर जो मैं बात करता हूँ कि ग्रे एरिया है। ठीक है, ग्रे जोन में है। ठीक है, एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई आपकी पॉलिसी क्या है। और दुनिया में क्लैरिटी, जियोपॉलिटिक्स में क्लैरिटी इस वजह से जरूरी है बिकॉज एक स्ट्रेटेजिक गार्ड रेल्स होते हैं कि भाई आपको पता है कि भाई ये चीज, जैसे कि अगर मैंने कहा कि ये टेरिटरी है, ये मेरी रेड लाइन है, यहाँ पहुंचे तो फिर इट मींस कि मैं न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर दूंगा। ठीक है, स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी है, आपको मैंने पहले से बता दिया। स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी क्या है? कि एम्बिगुअस पॉलिसी,
सो चाइना की तरफ यूरोप की एंड यूएस की अंडर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन एम्बिगुअस पॉलिसी है। जबकि जब तक जो बाइडेन था तब तक क्लियर पॉलिसी थी, क्लैरिटी थी कि ही इज आवर एनिमी, ही सॉरी शी, की जो है वो टर्म यूज होती है रियासत के लिए। सो उसके लिए कि शी इज आवर एनिमी एंड वी नीड टू कंटेन इट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक क्लैरिटी नहीं है कि इसको कंटेन करना है या नहीं, बिकॉज यूएस है तो उसको जो है थ्रेट, पॉलिटिकल थ्रेट नहीं कंसिडर कर रहा अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के डॉक्यूमेंट में अंडर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। वो तो क्या है कि इकोनॉमिक थ्रेट है। अभी भी बात समझ नहीं आई फैसल, तो मुझे बताओ, मैं दोबारा पढ़ाऊँ? आ गई है तो बताओ। ठीक है फैसल, चलो अब इम्पैक्ट क्या है लिख लो। इम्पैक्ट क्या है कि मिस्ड अपॉर्चुनिटीज फॉर कोऑर्डिनेटेड कंटेनमेंट। कि दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों में एक मिस्ड काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि भाई दोनों मिस कर रहे हैं इस अपॉर्चुनिटी को। होना चाहिए कि वो कंटेन करें अच्छे से, मगर वो नहीं कर रहे। ठीक है, ठीक है, ये नहीं है। इसी में लिखो कि स्ट्रेटेजिक इनकोहेरेंस इन इंडो पैसिफिक पोस्चर। ठीक है, स्ट्रेटेजिक इनकोहेरेंस इन इंडो पैसिफिक पोस्चर। कि भाई अब ये दोनों जो थे अंडर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन तो ये सारे कंटेन कर रहे थे ना चाइना को। भाई ऑकस एक बला है, ऑकस, उससे वाकिफ हो ना। ऑकस वाज द अलायंस। ठीक है, अब वो अलायंस क्यों था, स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर द कंटेनमेंट ऑफ चाइना। किसके एरा में साइन हुआ? जो बाइडेन के एरा में साइन हुआ ना, इंडो पैसिफिक में। ठीक है, ठीक है, तो इट मींस कि वहां पे एंगेजमेंट थी, क्लैरिटी थी कि कंटेन करना है। लेकिन अब यहाँ पे एक इन कोहेरेंस एग्जिस्ट कर रही है, इनकॉन्सिस्टेंसी एग्जिस्ट कर रही है, एम्बिगुअस काइंड ऑफ पॉलिसी है। यहाँ तक बात क्लियर है तो मुझे बताओ ताकि मैं आगे चलूं। ठीक है, चलो अगला पॉइंट लिखो प्लीज। क्लाइमेट एंड एनर्जी पॉलिसी। क्लाइमेट एंड एनर्जी पॉलिसी। क्लाइमेट एंड एनर्जी पॉलिसी। सो हमने यहाँ पे क्या डिस्कस करना है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जहाँ पे आपको सॉर्ट ऑफ ये पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं कि क्लाइमेट एंड एनर्जी के ऊपर क्या कॉपरेशन दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही। क्योंकि हमने पहले ही क्लियर कर लिया कि हम वो फैक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं जो कि डाइवर्ज कर रहे हैं। तो आइए जरा डिस्कस करते हैं कि ये जो क्लाइमेट के ऊपर और एनर्जी के ऊपर दोनों कैसे डाइवर्ज कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, बट स्टिल एक फैंसी सी टर्म आप लोगों को सुना देता हूँ ताकि आप लोग सारे मेरे से इम्प्रेस हो जाओ। ठीक है, और उस टर्म का नाम है क्लाइमेट डिनायलिज्म। लिख लो क्या है, क्या है? क्लाइमेट डिनायलिज्म। क्लाइमेट डिनायलिज्म, यानी ये ट्रम्प जो है डिनायल करता है क्लाइमेट का। एंड यू ऑल नो दैट कि ट्रम्प जो है डिनायलिज्म, डिनायल, डिनायल लिखो ना तो DENIAL, डिनायल, आगे इज्म लगा दो ISM। ठीक है, थैंक यू हीरो। सो डिनायलिज्म, क्लाइमेट डिनायलिज्म से मुराद ये है कि ट्रम्प इज अडॉप्टिंग द पॉलिसी ऑफ क्लाइमेट डिनायलिज्म। ठीक है, वो फॉलो करता है क्लाइमेट डिनायलिज्म को, यानी कि वो कहता है कोई क्लाइमेट चेंज नहीं है। दिस इज द रीजन कि ट्रम्प हैज विथड्रॉन फ्रॉम द पेरिस अकॉर्ड। ठीक है, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड जो था उससे भी उसने विथड्रॉल कर दिया। ठीक है, इसके अलावा, इसके अलावा एक और पॉइंट लिखें, एक और पॉइंट लिखें। ही रोल बैक, हाँ जी हाँ जी, तो मैंने बता दिया वो। ठीक है, ठीक है, ही रोल बैक ऑफ कोऑपरेटिव क्लाइमेट इनिशिएटिव्स। जितने भी कोऑपरेटिव क्लाइमेट इनिशिएटिव्स हुए, ठीक है, आयशा कह सकते हो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, बट ही इज द वन जो कि थोड़ा सा राइटिस्ट जमात से उसका ताल्लुक है, तो वो कंजर्वेटिव सा है थोड़ा। तो बस उसका एक वर्ल्ड व्यू है कि क्लाइमेट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, हाँ, बट यू कैन से दैट कि सॉर्ट ऑफ वो प्रोपोनेंट है, उन फॉलोअर है उन लोगों का जो कि कहते हैं कि क्लाइमेट रियलिटी नहीं है, क्लाइमेट इज अ मिथ। ठीक है, खैर द पॉइंट इज कि पॉइंट लिख लिया कि रोल बैक ऑफ कोऑपरेटिव क्लाइमेट इनिशिएटिव्स।
कि रोल बैक ऑफ कोऑपरेटिव क्लाइमेट इनिशिएटिव्स। ठीक है। अब ये कर क्या रहा है, जब वो क्लाइमेट डेनालिज्म का के साथ डील कर रहा है, और जो है सॉर्ट ऑफ उसकी हालत ये है कि वो क्लाइमेट के हवाले से जितने भी कोऑपरेटिव समिट है उनमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो वो क्या कर रहा है, वो एनर्जी डील्स कर रहा है। ही इज साइनिंग एनर्जी डील्स रिप्लेसिंग, ठीक है, रिप्लेसिंग क्लाइमेट एग्रीमेंट्स। ठीक है। यानी कि एनर्जी डील्स यानी कि अगेन फॉसिल फ्यूल्स, बट isn't climate change create opportunities for minerals? Yes, we can say that। वो तो ऐसे ही होता है यार, हर जो थ्रेट होता है वो कहीं ना कोई अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है। ठीक है। खैर, तो पॉइंट हमारा ये है कि वो क्लाइमेट को डिनाई करता है, जबकि यूरोप की बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज। ठीक है। ठीक है। अब यूरोप जो है वो ग्रीन लीडरशिप के ऊपर बिलीव करता है। ठीक है। अब वो ग्रीन लीडरशिप जो है एक सॉर्ट ऑफ इरोजन ऑफ ग्रीन लीडरशिप दिखाई दे रहा है, बिकॉज यूरोप को का जो लीडर था वो तो यूएस से था। ठीक है। सो यू कैन से दैट कि इरोजन ऑफ यूरोपियन यूनियन ग्रीन लीडरशिप। ठीक है। ठीक है। बिकॉज ऑफ द यूएस रेट्रिक, कि भाई यूएस का रेट्रिक इस तरह का है टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज, उसकी वजह से एक जो सॉर्ट ऑफ इरोजन ऑफ ग्रीन अकॉर्ड या ग्रीन लीडरशिप हमें दिखाई दे रही। पूरी दुनिया में यूएस से लीड कर रहा था ना क्लाइमेट समिट्स अकॉर्ड को, जाहिर है यूएस से ही लीड करेगा, पैसे ही उसके पास हैं, क्लाइमेट फंडिंग ही उसने देनी है। ठीक है। ठीक है। सो अंडर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हुआ क्या, अंडर यूएसए यूएसए shifted away from USA shifted away from USA shifted away from coordinated climate diplomacy। यूएसए ने शिफ्ट ले लिया है कोऑर्डिनेटेड क्लाइमेट डिप्लोमेसी से। ठीक है। यूएसए ने क्या किया, एक शिफ्ट ले लिया है कोऑर्डिनेटेड क्लाइमेट डिप्लोमेसी से। पहले क्लाइमेट डिप्लोमेसी आपको जो बाइडेन के अंडर दिखाई देती थी, बट इसके अंदर नहीं दिखाई देती। ठीक है। दूसरा दूसरा शिफ्ट क्या है, कि एक्सपेंशन ऑफ फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी एग्रीमेंट्स। आपने देखा है कि फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी एग्रीमेंट्स निकालते चले जा रहे हैं। ठीक है, स्प्रेड हो रहे हैं। पॉलिसीज जो है सॉर्ट ऑफ उसकी जो ग्रीन ट्रांजिशन की पॉलिसीज थी वो सारी की सारी अबेंडन कर दी गई हैं। अब इसके इम्पैक्ट क्या आएंगे, इसके असरात क्या आएंगे, देखिएगा। देखो, जो एक ग्लोबल लेवल पे एक लीडर था, वो अचानक से डिसाइड करता है कि भाई मैंने इसको लीड नहीं करना। बिल्कुल आप लोगों को याद होगा कि लीग ऑफ नेशन जो थी, ठीक है, जब लीग ऑफ नेशन थी, तो उस टाइम जो है लीग ऑफ नेशन के टाइम जब अमेरिका ने लीड करने से मना कर दिया था लीग ऑफ नेशन को, तो लीग ऑफ नेशन कोलैप्स कर गई थी। इसी तरीके से इसी तरीके से अब जब क्लाइमेट अकॉर्ड को या फिर क्लाइमेट गवर्नेंस को लीड नहीं करेगा, तो फिर उसके इम्पैक्ट आएंगे ना। पहला इम्पैक्ट आएगा वीकनिंग ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस। पहला इम्पैक्ट क्या आएगा, कि वीकनिंग ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस, कि जो ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस है वो वीक हो जाए। ठीक है, वो दिखाई दे रही है आपको, कि फिर ये कोप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, क्लाइमेट एग्रीमेंट्स कोई वैल्यू नहीं रखते। हाँ, इंडस्ट्रियल कंपटीशन भी कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये तुबा वाला पॉइंट भी ऐड कर लें कि इंडस्ट्रियल कंपटीशन, ठीक है, वो बढ़ जाएगा। पहले वो थोड़ा सा हॉल्ट हो गया था क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर हमने थोड़ी सी कंस्ट्रेनमेंट करनी थी। ठीक है। सो इंडस्ट्रियल कंपटीशन जो है वो डेफिनेटली एक्सपैंड कर जाएगा। ये तुबा ने पॉइंट बताया। ठीक है। तुबा जियो पोलिटिकल एक्सपर्ट है। अच्छा, तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट, ठीक है, इसमें तीसरा पॉइंट ये आएगा कि फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन विद इन यूरोपियन यूनियन क्लाइमेट पॉलिसीज। ठीक है। एक फ्रेगमेंटेशन आपको दिखाई देगी, बिकॉज हम पर्टिकुलरली टाइज टुवर्ड्स यूरोपियन कॉन्टिनेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, टाइज टुवर्ड्स यूरोपियन कॉन्टिनेंट पढ़ रहे हैं। सो उसमें आपको एक फ्रेगमेंटेशन दिखाई देगी कि यूरोपियन यूनियन में, क्योंकि यूरोपियन यूनियन अगेन बात वही है कि वो सोनली डिपेंडेंट है हर चीज में यूएस के ऊपर। क्योंकि ये कौन सा कोई फंड देते हैं क्लाइमेट फाइनेंस में, इन चीजों में कोई बहुत ज्यादा बड़े लेवल का फंड ये दे भी नहीं सकते। ठीक है, यूएस ही देता है। एक फ्रेगमेंटेशन आपको वहां पे भी दिखाई देगी। ठीक है।
फ्रेगमेंटेशन आपको वहां पर भी दिखाई दे, डिलेड डिलीवरी ऑफ क्लाइमेट सस्टेनेबल प्रोमिसेस, हाँ जी, ये भी कर सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे ऐसे होते हैं। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि थ्रू आउट जो हमने जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए उसमें ये प्रूव हो गया कि जो टाइज हैं वो चेंज हो रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए जा सकते हैं। क्या? बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए जा सकते हैं, जैसे कि और कहाँ कहाँ पे डिवर्ज कर रहे हैं, और डिवर्ज कर रहे हैं गाजा पीस प्लान में, गाजा पीस प्लान में। ठीक है, क्योंकि पहले जितने पीस प्लान होते थे, तो ट्रम्प क्या करता था, यूरोपियन कंट्रीज, ट्रम्प नहीं, अमेरिका क्या करता था, यूरोपियन कंट्रीज के लीडर्स जो थे, दे यूज टू बी कंसिडर्ड, ठीक है, दे यूज टू बी कंसल्टेड, बट व्हेन द गाजा पीस प्लान वाज डिजाइन्ड, ठीक है, ट्रम्प बाईपास दोज यूरोपियन कंट्रीज। ठीक है, ट्रम्प ने क्या किया, ये भी लिख लो, डाइवर्जेंस ड्यूरिंग गाजा पीस प्लान, खुद से लिख लो। ठीक है, कि ट्रम्प ने क्या किया, ट्रम्प बाईपास दोज यूरोपियन कंट्रीज ड्यूरिंग द गाजा पीस प्लान। ठीक है, ट्रम्प हैज बाईपास दोज countries, European countries during the Gaza peace plan because they were not consulted, they were not considered। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से इसी तरीके से इसके ऊपर एक पैराग्राफ अलग बना के एक और पैराग्राफ अलग बनाया जा सकता है। और पैराग्राफ अलग कैसे बनाया जा सकता है? Divergence on Palestine-Israel conflict, divergence on Palestine-Israel conflict, या हमास इसराइल कॉन्फ्लिक्ट। अब उसमें डाइवर्जेंस ऑन पैलेस्टाइन इसराइल कॉन्फ्लिक्ट में क्या लिखोगे भाई? यूरोपियन कंट्रीज, तकरीबन यूरोपियन कंट्रीज, दे स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग पैलेस्टाइन, और इसराइल उससे खुश नहीं है, एंड यूएसए भी उससे खुश नहीं है, बिकॉज इवन फ्रांस रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, उसके अलावा इतनी सारी कंट्रीज हैं यूरोप की, उन सब ने रिकॉग्नाइज किया। ठीक है, यूके ने रिकॉग्नाइज किया। ठीक है, वो जो वेस्ट बैंक वाला पैलेस्टाइन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो अब जब उसको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया है, तो पिछले साल ही किया उन्होंने। ठीक है, सो उन यूरोपियन कंट्रीज का रिकॉग्नाइज करना टू पैलेस्टाइन, वो भी एक डाइवर्जेंस है, ट्रम्प नहीं चाहता था वो रिकॉग्नाइज करे। ठीक है, ठीक है, सो ओवरऑल, ओवरऑल अगर मैं ये बताऊं, अगर मैं ये बताऊं, ठीक है, ठीक है, कि अब जरा आगे लिखना, नीचे नीचे थोड़ा सा लिख लेना, ठीक है मेरे बच्चों, नीचे लिखना कि प्रीवियस मॉडल क्या था, या प्रीवियस रिलेशंस क्या थे, और अंडर ट्रम्प 2.0 क्या है। जल्दी से एक टेबल बना लो, जल्दी से एक टेबल बना लो कि प्रीवियस मॉडल या प्रीवियस रिलेशंस या एंड करंट रिलेशंस अंडर ट्रम्प 2.0। जब ये हेडर दे देना तो मुझे बताना, फिर मैं लिखवा दूँ। ठीक है, वैसे वैसे तो थोड़ा सा बाकियों को भी साथ लेकर चलो। वाह, शानजा ने भी लिख लिया। चलो जी, लिखो प्लीज, लिखो प्लीज। अच्छा जी, पहले प्रीवियस मॉडल क्या था कि देयर वाज शेयर्ड वैल्यूज। ठीक है, सिर्फ शेयर्ड वैल्यूज लिखो, शेयर्ड वैल्यूज थी। आजकल क्या है, इडियोलॉजिकल फ्रिक्शन। आजकल क्या है, इडियोलॉजिकल फ्रिक्शन है। कि ट्रम्प ना यूरोपियन कंट्रीज को सबको कहता है, उसने यूएन की स्पीच के दरमियान भी कहा कि यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है, इट हैज बीन डिस्ट्रॉयड विद द आइडिया ऑफ इमिग्रेंट्स। ठीक है, लेकिन क्योंकि उसने अपने यहाँ इमिग्रेंट्स बंद किए हुए, इमिग्रेशन के ऊपर बैन लगाए हुए हैं ना उसने, आप लोग देख रहे हो ना ऑपरेशंस। ठीक है, सो वहां पे वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज को भी इमिग्रेशन कंस्ट्रेन करने की जरूरत है, कर्टेल करने की जरूरत है, जैसे मैंने किया। ठीक है, सो पहले क्या थी, शेयर्ड वैल्यूज हैं। आजकल क्या है हमारे पास, एक आइडियोलॉजिकल फिक्शन पाई जाती है। ठीक है, अच्छा, पहले क्या था, पहले जो यूएस एंड यूरोप के दरमियान ताल्लुकात थे, इट वाज बेस्ड ऑन इंस्टीट्यूशनल कंसल्टेशन। लिखो, इट वाज बेस्ड ऑन इंस्टीट्यूशनल कंसल्टेशन। भाई कांग्रेस ये सारे मिलके जो है फैसला किया करते थे कि हमने अच्छे ताल्लुकात रखने हैं। लेकिन आजकल क्या है, रिलेशंस आर बेस्ड ऑन पर्सनलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, पर्सनलाइज्ड डिसीजन मेकिंग।
कि भाई एक बंदे के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहे हैं, पर्सनलाइज्ड डिसीजन मेकिंग के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। चलो, तीसरा पॉइंट लिखो। तीसरा पॉइंट लिखो कि पहले जो रिलेशन थे दे वर प्रिडिक्टेबल, यानी कि पीछे लिखोगे, पीछे क्या लिखोगे? प्रिडिक्टेबिलिटी। ठीक है। क्या लिखोगे? प्रिडिक्टेबिलिटी। प्रीवियस जो रिलेशंस थे दे वर प्रिडिक्टेबल, प्रिडिक्टेबिलिटी लिख दिया। ठीक है। जबकि जो रीसेंट रिलेशंस हैं दे आर वोलेटाइल, वोलेटालिटी, वोलेटालिटी। जो रीसेंट रिलेशंस हैं दे आर वोलेटाइल, वोलेटालिटी आपको एग्जिस्ट करते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है। अच्छा, जो पीछे वाले रिलेशंस थे दे वर बेस्ड ऑन डेटरेंस क्रेडिबिलिटी, डेटरेंस क्रेडिबिलिटी, कि भाई कोई कंडीशंस नहीं थी, कुछ भी नहीं था, यूएस से जो है ना जनरोसिटी के साथ जो है was willing to help the European countries in context of the security domain as well as economic domain। ठीक है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? आजकल क्या हो रहा है? कंडीशनल गारंटीज हैं। ट्रम्प 2.0 मॉडल में क्या चल रहा है? कंडीशनल गारंटीज चल रही हैं। ठीक है। कंडीशनल गारंटीज चल रही हैं। ठीक है। अच्छा, पहले क्या होता था? पहले क्या होता था? मल्टाइलैटरलिज्म होती थी। मल्टाइलैटरल इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो है अपने मामलात को ये सॉल्व करते थे। आजकल क्या हो रहा है? आजकल क्या हो रहा है? बायलैटरल प्रेशर। ट्रम्प क्या यूज कर रहा है? बायलैटरल प्रेशर यूज कर रहा है ट्रम्प। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब अब ये लिखो, अब ये लिखो, अगला पॉइंट लिखो कि ओवरऑल स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन क्या आएंगी। इस सारे, ये जो हमने सारे फैक्टर्स डिस्कस किए, जहां से हमने कहा कि भाई एक डाइवर्जेंस हो रही है, ठीक है, अब उसके असरात क्या आएंगे पूरी दुनिया पे, ठीक है, कौन कौन से इश्यूज देखने को मिलेंगे, जल्दी से एक एक लाइन का। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक स्टिक, ठीक है। चलो, लिखो जी, ओवरऑल इसकी असरात क्या आएंगे, ओवरऑल इसकी रेमिफिकेशंस क्या आएंगी। पहला, पहली रेमिफिकेशन क्या होगी कि ट्रस्ट डेफिसिट between US and European countries may be permanent। कि आगे जाके मे बी ये ट्रस्ट डेफिसिट परमानेंट होता चला जाए, बढ़ता चला जाए। ठीक है। ट्रस्ट डेफिसिट परमानेंट होता चला जाए, बढ़ता चला जाए। ठीक है। सो पहला पॉइंट क्या हो गया हमारे पास? पहला पॉइंट क्या हो गया हमारे पास? ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। लिख लिया? लिख लिया? अगला लिखो, अगला पॉइंट लिखो। यूरोप विल बी मूव टुवर्ड्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ठीक है। यूरोप जो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की तरफ चला जाएगा, ये भी हमने पहले डिस्कस किया। ठीक है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि भाई जब ये आपस में लड़ेंगे तो कोई ना कोई तो एक्सप्लॉइट करेगा ना। सो रशिया एंड चाइना विल बेनिफिट फ्रॉम दिस फ्रेगमेंटेशन। कि ये जो फ्रेगमेंटेड टाइज हैं यूरोप एंड यूएस के दरमियान, इससे रशिया एंड चाइना फायदा उठाएंगे। रशिया एंड चाइना क्या करेंगे? बेनिफिट, विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस फ्रेगमेंटेशन, कि भाई उन्हें डेफिनेटली फायदा होगा इस फ्रेगमेंटेशन में। ठीक है। ठीक है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, जो लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर है, जो लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर है, जो लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर है हेरा, वो मजीद वीक होगा। ठीक है। ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल। तो भाई ये भी हो सकता है कि जो चाइना के साथ उनके एग्रीमेंट्स हैं या कॉपरेशन है वो बढ़ जाए। ये भी हो सकता है। ठीक है। ये भी हो सकता है। सो लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर जो है इट विल बी फर्दर वीकेंड, फर्दर वीक हो जाएगा। एक और point, आखिरी इम्प्लीकेशन, आखिरी इम्प्लीकेशन, कि यूएस, 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 यूएस विल बी सीन एज, ठीक है, यूएस ग्लोबली विल बी सीन एज अनरिलायबल सिक्योरिटी प्रोवाइडर या सिक्योरिटी पार्टनर। कि यूएसए जो है वहाँ सही एग्रीमेंट। जी जी, तो मैंने यही कहा है कि उनके दरमियान ये भी एक शिफ्ट है ना, ये मैंने उसको ब्रॉडर इम्प्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट में कहा है कि उनका शिफ्ट या टिल्ट टूवर्ड्स चाइना बढ़ेगा। ये भी इम्प्लीकेशन है ना उसकी।
And why they are signing these kind of agreements? Because of the fragmentation with the USA, because they have realized that the USA is not a valuable partner, ठीक है, नॉट अ रिलायबल पार्टनर, जो कि मैंने आखिरी इंप्लीकेशन लिखवाई है, ठीक है। यूएस सीन ग्लोबली एज अनरिलायबल सिक्योरिटी पार्टनर, कि भाई उन्हें एक मैसेज चला गया कि जो यूएसए है वो अनरिलायबल सिक्योरिटी पार्टनर है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, जिसमें हमने क्या पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि जो रिलेशंस हैं वो डिवर्ज कर रहे हैं। सो वी हैव डिस्कस्ड दैट हिस्टोरिकली बोथ कंट्रीज दे वर अलाइंड विद ईच अदर ड्यूरिंग द period of World War One and World War Two, but in recent scenarios, particularly under the Trump administration, we have witnessed some divergence in the ties. And the first point which we have discussed, it was related to the security and the NATO commitments, in which we have discussed in detail that initially the NATO defense spending was 2%, and Trump has demanded to increase that defense spending to 5%. And finally, in 2025 summit, they have increased the defense spending to 5%. So the second point, which we have discussed, it was related to the Ukrainian policy, Ukrainian war policy, in which we have discussed how the policies are divergent between the Europe and the USA, particularly towards the Ukrainian conflict, because USA is more sort of आप ये कह लो कि उसका सॉर्ट ऑफ एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है आपको दिखाई दे रहा है ट्रम्प का टुवर्ड्स प्यूटन। अलास्का समिट हमने देखा, दे ट्रम्प इज इंगेजिंग Putin, particularly in the negotiations. While Trump has abandoned the policy of sanctions, Trump has abandoned the policy of stick diplomacy, which basically mentioned by Cuba. And the third point was the trade and the tariff weaponization. We have seen in detail that the Trump is using the policy of weaponization of interdependence, and he imposed the tariffs up to 15% on the European countries. And obviously, he adopted such kind of policy because he wants to protect the indigenous industry. So the next point, it was related to the China, because towards China, Trump is not as strict as his predecessors was. So towards China, we have discussed that in his national security strategy document, he clarified that China is an economic competitor. While if you compare this sort of this year's national security strategy document with the previous Biden administration's national security strategy document, then there is one point which is very clear, that Joe Biden considered China as a sole threat to the liberal rule-based order, while ट्रम्प जो है वो उस तरीके से उसको कंसिडर नहीं कर रहा। उसके बाद वी हैव डिस्कस द पॉलिसी ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड द एनर्जी पॉलिसी, and in which we have sort of discussed the major term, and the term was my favorite, the climate denialism. ट्रम्प जो है उस पॉलिसी के साथ जा रहा है। फिर उसके बाद हमने उसकी इम्प्लीकेशंस डिस्कस की कि उसकी इम्प्लीकेशंस क्या आ रही हैं। हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल देखा कि पहले शेयर्ड वैल्यूज थी, आजकल शेयर्ड वैल्यूज नहीं है। पहले इंस्टीट्यूशन रोल प्ले करते थे, आजकल पर्सनल एक बंदा है जो कि रोल प्ले कर रहा है। पहले डेटन्स क्रेडिबिलिटी होती थी, आजकल नहीं है। पहले मल्टीलैटरलिज्म होती थी, आजकल बायलैटरल प्रेशर है। फिर उसके बाद हमने आगे जाके ये देखा कि जो यूरोप है वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की तरफ मूव करेगा, लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर फ्रीक्वेंट मतलब फर्दर वीक हो जाएगा। उसके अलावा यूएस के ऊपर जो सिक्योरिटी प्रोवाइडर के हवाले से जो एक टैग है वो शायद वीक होता हुआ दिखाई दे। सो दैट वाज आवर टॉपिक। किसी को कोई मसला है तो प्लीज पूछे। एनिमल कोई है या चलेगा वो सारे? थैंक यू ऐशा। प्रीवियस रिलेशन नो ऑल क्लियर। एक मिनट अली से इस सिनेरियो पे एक शेर सुना के समंदर को उस में बंद कर दें। आई एम नॉट गुड इन पोइट्री, तो बस आप सुना दें। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अलीजे सवेरा कह रही है कि वो आपके साथ शेयर कर लेगी। ठीक है। ठीक है अलीजे। चलो आज के लिए सर, आज के लिए जो है ना बहुत है। फिर उसको बेशक
कल कर लें बाकी आप? नहीं, किसी को कोई क्वेश्चन है कोई केसेस के हवाले से, किस चीज के हवाले से, तो कर लें। आज ड्राई था थोड़ा सा टॉपिक, तो मैं नहीं चाह रहा कि वो मसला करे आगे। इकरा क्लियर है? इकरा, कोई मसला तो नहीं है इकरा? किसी का कोई क्वेश्चन है? अगर नहीं है तो फिर एंड करते हैं। मैं थोड़ा सा डिजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है। वो इजी सा तो है इकरा, ठीक है। बस ये देखो ना कि डिविजन्स कहाँ कहाँ पे हो रही है, और उसके उसके पॉइंट्स बस याद रखो। पहला पॉइंट याद रखो, हमने नेटो के हवाले से बात की। सादा सी बात है, पहले 2% बजट था, फिर 5% कर दिया। फिर उसके बाद हमने दूसरा पॉइंट डिस्कस किया यूक्रेन के हवाले से, ठीक है। कि पहले प्रेसिडेंट जो है अन्नी वाह उनको सपोर्ट देते थे, ये वाला प्रेसिडेंट नहीं देता। सिंपल सिंपल बनाओ ना, ठीक है। मुश्किल ना करो। तीसरा पॉइंट हमने क्लाइमेट के हवाले से डिस्कस किया, ठीक है। डिटेल वहां से जाके रिवाइज कर लेना। क्लाइमेट चेंज के बारे में हमने कहा कि पहले प्रेसिडेंट जो थे वो सॉर्ट ऑफ क्लाइमेट पॉलिसीज उनकी थी, बट इस वाले प्रेसिडेंट की नहीं थी, ठीक है। और इसी तरीके से फिर हमने रशिया की तरफ उसको सेपरेटली आप कर सकते हो कि रशिया की तरफ उसकी अप्रोच क्या थी, ठीक है। इसी तरीके से चाइना की तरफ हमने डिस्कस किया कि बीच पहले प्रेसिडेंट चाइना के ऊपर हाश थे, ये नहीं था, ठीक है। उसके बाद हमने इन सब की इम्प्लीकेशन डिस्कस की कि अच्छा, ट्रेड वाला पॉइंट डिस्कस किया कि पहले कि तो किसी ने ट्रेड वॉर लॉन्च नहीं की, इसने कर दी यूरोप की तरफ, ठीक है। सो सादा से पॉइंट्स हैं सिर्फ, ठीक है। अभी भी नहीं समझ आई? ट्रम्प पॉलिसीज के आगे स्पीचलेस है। ट्रम्प के आगे सारे स्पीचलेस हैं। चलो फिर, ओके, अल्लाह हाफिज। इजाजत। ठीक है। ठीक है बच्चों। ओके, अल्लाह हाफिज।